बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट, आज हम 14th लेक्चर देखेंगे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का। और पिछला लेक्चर बड़ा अहम था। मैंने बताया था कि किस तरह से हम पास पेपर इसके गेट कर सकते हैं और कैसे हम उन पास पेपर को गो थ्रू करके हम ये पता कर सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के क्या हैं और उनका पैटर्न क्या है और क्वेश्चन जो है वो आता किस तरह से है। और एक मैंने असाइनमेंट दी थी, अगर आप में से कोई अगर ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलहदा कर लेता है वॉल्यूम 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, तो वो फिर शेयर करे। हम उसको जो है वो सब के सब जो बाकी लोग हैं उनके साथ हम लोग जो है वो शेयर करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के पेपर लेने हैं, क्योंकि एडिशनल सेशन जजेस को भी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में से पेपर आते हैं। एक उनके पेपर ले लें और एक मैंने डिपार्टमेंटल पेपर दिए हैं वो ले लें, और उसकी बुनियाद पे आप जो है मुझे वो करके जो है वो क्या कहते हैं, अगर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सबके साथ जो है वो उसको शेयर करूंगा। आज बड़ा अहम टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है ऑर्डर डिसमिसल इन डिफॉल्ट एंड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। बेसिकली ये ऑर्डर 9 जो है सीपीसी का, ऑर्डर 9 जो है सीपीसी का वो है किसका, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, appearance of the parties and consequences of non-appearance, that is very important। यहाँ वो लिख भी रहा है ऑर्डर 9। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम 1 पढ़ते हुए सीपीसी की भी तैयारी होती चली जाएगी और सीपीसी पढ़ते हुए हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की भी तैयारी होती चली जाएगी। तो ये ऑर्डर 9 बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना इसके बारे में बता दूं बच्चों कि अब आप जाए ना उधर यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहां पे आपको मुझे ये इसके ऊपर 29 और 30वां लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा। ये इस यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप ये सुन लेंगे तो वो आपके हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर खुद ही हो जाएंगे, वो खुद ही हो जाएंगे। सच्ची बात ये है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने सीपीसी के लेक्चर जो है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो फिर ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ते हुए आपको जो है वो क्या होगी, वो आसानी होगी, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि ये है क्या ये। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर 9 क्या है और ये जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर हम पढ़ेंगे ये है क्या बेसिकली। देखो बच्चों, अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आएंगे तो फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई ऑर्डर होगा, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऑर्डर होगा। और जनरल रूल ये है कि अगर प्लेंटिफ नहीं आएगा तो उसका दावा खारिज होगा, जिसे हम डीएनपी भी कहते हैं, डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और यहाँ हम उसको अदम पैरवी भी बोलते हैं। अगर मुद्दई नहीं आएगा, जिसने दावा किया वो नहीं आएगा, अगर डिफेंडेंट नहीं आएगा तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक है एक्स पार्टी डिक्री का वर्ड और एक है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का फर्क। दोनों की बात समझो। पहला फेज है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर दी है कि मसलन डिफेंडेंट नहीं आया आज, तो कोर्ट ने उसके अगेंस्ट क्या कर देनी है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फेज ये है कि वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद कोर्ट ने वो जो प्लेंटिफ है उसका एक्स पार्टी एविडेंस लिखा है और अब कोर्ट ने वो दावा ही डिसाइड कर दिया है, डिग्री कर दिया, उसको कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। उसको क्या कहते हैं, एक्स पार्टी डिक्री। दोनों के अगेंस्ट अलग अलग रेमेडीज है। दोबारा बता दूं, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी डिक्री और डिसमिसल इन नॉन प्रोसिक्यूशन, डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, तीनों में फर्क समझे। नॉन प्रोसिक्यूशन प्लेंटिफ के लिए अगर वो नहीं आया, अच्छा, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि डिफेंडेंट नहीं आया, कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड कर लिया है लेकिन अभी दावा डिसाइड नहीं हुआ। और एक्स पार्टी डिक्री का मतलब ये है कि डिफेंडेंट नहीं आया, कोर्ट ने पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की थी और जब वो नहीं आया तो कोर्ट ने एक्स पार्टी उसको जो है वो डिक्री भी कर दी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। 1 कहता है, जर्नल कहता है ऑर्डर 9 ऑफ कोर्ट डील्स विद द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो ये मैंने आपको जो है वो बता दिया है। ये वाले लेक्चर जो हैं इनको आप सुन लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिफॉल्ट बाय पार्टीज। ऑर्डर
Order 9 Rule 3 provide that when neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed. यानी नीदर पार्टी अपीयर से क्या मुराद है कि अभी डिफेंडेंट नहीं आया, अभी डिफेंडेंट नहीं आया और प्लेंटिव भी नहीं आया। नीदर पार्टी का मतलब ये है ना कि डिफेंडेंट भी नहीं आया और प्लेंटिव भी नहीं आया, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, उसके दावे को डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन कर देगी कि कोई भी जो है वो पेश नहीं होगा। व्हेन नीदर पार्टी अपीयर्स का मतलब क्या है कि ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया। सारी बात है, एक नया दावा दायर हुआ, अभी वो तलबी के ऊपर चल रहा था, यानी डिफेंडेंट समन हो रहा था, तो जो प्लेंटिफ है वो नहीं पेश हुआ, तो डिफेंडेंट तो पहले ही नहीं था, तो प्लेंटिफ भी नहीं आया, तो वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट इसको कह देंगे क्या बोला, नीदर पार्टी अपीयर्स, नीदर पार्टीज अपीयर्स, चाहे वो अभी दूसरी पार्टी तलब ही नहीं हुई या वो तलब हो के वो नहीं आई और डिफेंडेंट प्लेंटिव भी नहीं आया, तो फिर कोर्ट जो है ये पैरा 2 जो है इसके तहत उसका दावा क्या कर देगी, वो खारिज कर देगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मेरी एक बात देखिए, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब ऐसा आपके सामने प्रोसीजर आ गया है कि इसमें वो आपको कह सकता है कि जी आप नॉन प्रोसिक्यूशन का एक ऑर्डर लिखें, तो ये मैं तो आपको सिखा चुका हूँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सिर्फ ये सूट भी डिसमिस कर लो, ठीक है, और सूट भी डिसमिस को कर लो, ठीक है। कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, देखिए इधर मैं अब आपको अगर मैं आपको करके दिखा सकूं, देखें, टुडे द केस इज फिक्स्ड फॉर समनिंग ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, बट नन ऑफ द पार्टीज हैव अपीयर्ड बिफोर दिस कोर्ट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है, हेंस इंस्टेंट सूट इज hereby dismissed, ठीक है। आगे बेशक लिख दें एज पर ऑर्डर 9 और रूल 3। क्यों जी, इतराज है आपको? मैंने उसका वो ऑर्डर लिखा है किसका, इसी वर्डिंग को उठा के नीदर पार्टी अपीयर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन द कोर्ट में मेक एन फॉर सूट बी डिसमिस, तो इसको थोड़ा सा इस तरह लिख दें, इज हियर बाय डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन एज पर ऑर्डर 9 रूल 3 CPC। जी किसी को इतराज है इस पे जी? एक और है, अच्छा जी, नाउ फाइल बी कंसाइंड टू नजीब साहब, आज आपने मुझे एक बार भी पानी नहीं पिलाया, लेके आए, ठीक है, रिकॉर्ड हो, ठीक है, शोर नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, तो वो ऊपर नीचे तो आप लिख देंगे, आपको ऑर्डर लिखने का स्पेसिमन भी जो है वो मिल जाएगा। एनीहाउ मैंने आपको बताया, देखिए मैंने ऑर्डर लिख दिया ना, तो दिस इज अ वे। अच्छा अब आगे चलते हैं हम। ये उस वक्त लगाना था जब कोई भी नहीं आया, अब है डिफॉल्ट बाय डिफेंडेंट, ठीक है। और अच्छा बच्चों, मैं इसके साथ ही आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या है, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अभी मैं सिर्फ बताऊंगा, आगे जाके आप ये ऑर्डर 9 में भी पढ़ सकती हैं, जब वो पढ़ेंगे आप पाएंगे। एक चीज ये है कि डिफेंडेंट भी नहीं आया और प्लेंटिव भी नहीं आया, तो ये हो गया रूल 3 जिसका हमने ऑर्डर भी लिखा है। एक सिचुएशन ऐसी होगी कि डिफेंडेंट अदालत में आ रहा होगा किसी डेट पे, लेकिन प्लेंटिव नहीं पेश होगा, तो होना वो भी नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज है। लेकिन दोनों में बच्चों एक फर्क है, सुन लो, अगर अभी डिफेंडेंट भी नहीं आया और प्लेंटिव का दावा खारिज हो गया है, तो प्लेंटिव वो दावा दोबारा दायर कर सकता है फ्रेश। लेकिन अगर डिफेंडेंट हाजिर आ चुका था और प्लेंटिव का दावा जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हुआ है, तो अब प्लेंटिव वो दावा दोबारा दायर नहीं कर सकता। वो फिर सेक्शन 9 एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, वो फिर उसकी एक एक्सेप्शन आ जाएगी ना, सेक्शन 9 की एक एक्सेप्शन आ जाएगी, फिर वो आगे हम पढ़ेंगे, ऑर्डर 9 रूल 9 है शायद, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ आ गया आपको? वो अगर आगे आता है तो मैं आपको वो ऑर्डर भी लिख के जो है वो बता देता हूँ, ठीक है।
तो पेपर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको एक पेपर में प्रोपोजिशन आ सकती है, उस प्रोपोजिशन में वो ये कह सकता है, वो कहता है कि ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और बी को समन किया गया, बी समन्ड हो गया, बी आ गया, ए का दावा नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया, ए ने दोबारा दावा दायर कर दिया, आप जज हो, आप क्या ऑर्डर करोगे? तो आप फौरन लिखोगे कि दैट सूट इज बार्ड बाय ऑर्डर 9 रूल 9 रेड विद सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, hence his plaint is rejected by exercising power under ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी। बेटा याद रखना, सीपीसी में कहीं पे भी अगर कोई दावा बार्ड है ना, तो उसको आपने ऑर्डर 7 रूल 11 और उसकी क्लॉज डी के तहत खारिज करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीइंग बार्ड बाय लॉ। मसलन अगर आपको लगता है रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है, तो आप किसके तहत उसको खारिज करेंगे? ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी के तहत खारिज करेंगे। मसलन ये ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत जो है वो अगर दावा खारिज हो रहा है। अच्छा, एक तो ना लेक्चर लंबा हो जाता है और फिर आप लोग सुनते नहीं है, और मेरा ये होता है कि मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। अच्छा जी, अब है डिफॉल्ट बाय डिफेंडेंट्स। Order 9 Rule 6 provide that if on the day fixed in summon for defendant to appear and answer, the plaintiff appears and the defendant does not appear and it proved that the summon was duly served in sufficient time to enable the defendant to appear and answer on the day named in the summon, the court may proceed to try the case ex parte and pass decree without recording evidence। अब बच्चों मैं ना ये पहले बता भी चुका हूँ, ये वाला ऑर्डर 5 जो है ना, चले मैं ऑर्डर 5 के ऊपर सारा मटेरियल शेयर करता हूँ। ऑर्डर 5 के ऊपर मैंने उसमें पूरे मैंने ऑर्डर्स भी दिए हैं, सब कुछ मैंने जो है वो दिया हुआ है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि वो कह रहा है कि पहले तो ये था ना कि कोई भी नहीं आया था, अब वो कहता है कि डिफेंडेंट की तलबी के लिए था और डिफेंडेंट प्लेंटिफ आया है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया, हालांकि उसकी सर्विस सही थी और उसको अपीयर होने के लिए सफिशिएंट टाइम भी दिया गया। तो अब कोर्ट क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी। इधर देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये यही ऑर्डर मैं लिखता हूँ। ये तो था ना, ये कौन सा ऑर्डर था? ये था dismissal for non-prosecution, कोई भी नहीं आया, ठीक है। कंट्रोल बी। अब मैं आपको दिखाता हूं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। अब मैं ऑर्डर दिखाता हूं, देखिए, टुडे द केस इज फिक्स्ड फॉर समनिंग ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, टू समन्स, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड कोरियर कोरियर, ठीक है। आज केस इसलिए फिक्स था। अब आप लिखिए एज पर रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, ठीक है। डिफेंडेंट हैज बीन सर्व्ड इन पर्सन, उसकी इन पर्सन तमील हुई है, ठीक है, बट ही अच्छा जी फर्दर receipts of postal receipts, further postal and courier receipts submitted, ठीक है। अब आप लिखें, अच्छा जी, डिस्पाइट ऑफ ड्यू सर्विस, ठीक है, नो वन हैज अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इन दीज सेड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, डिफेंडेंट इज hereby proceeded ex parte। क्यों जी, बोलिए। और अब आ जाए, नाउ कम अप फॉर एक्स पार्टी एविडेंस। अच्छा,
कोर्ट ये भी कर सकती है। नाउ अब कम फॉर 22/1/2022 कोर्ट ये भी कर सकती है कि अब एक्स पार्टी एविडेंस के लिए आए, या कोर्ट उसी दिन ही जो है वो दोनों को सुन के उस दावे को एक्स पार्टी डिक्री भी कर सकती है। लेकिन यूजली जो दावे हैं वो जो है वो एडजर्न किए जाते हैं, किसके लिए? एक्स पार्टी एविडेंस के लिए। कोर्ट सेम डे के ऊपर उसको जो है वो डिसाइड नहीं करती। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। Order 9 rules provide that if on the day fixed in the summons for defendant to appear and answer, the plaintiff appears and the defendant does not appear, and it is proved that the summons was duly served in sufficient time to enable the defendant to appear and answer on the day named in the summons, the court may proceed to try the case ex parte and pass decree without recording evidence। अच्छा, ये कोर्ट अगर समझती है कि सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उसको बगैर रिकॉर्डिंग एविडेंस के भी उसको क्या कर सकती है? डिग्री कर सकती है। इसका एविडेंस प्लेंटिफ का एज रिगार्ड द रिक्विजिट प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस ऑर्डर 7 सर्विस में बी रेफर टू। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रूफ कैसे आता है जो सर्विस की करवाई जाती है, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको उस वक्त जो है वो बताऊंगा। द डिफेंडेंट will be observed may apply order 9 rule 13 for order to set aside the ex parte decree। अच्छा बच्चों, अब मेरी एक बात सुनो। अब बात ये है कि एक मिनट में बताता हूँ देखिए मैंने कौन सी चीज बताई थी। एक था डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, और इसके अगेंस्ट रेमेडी क्या होगी? मसलन एक बंदे का दावा नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गया है, अभी डिफेंडेंट भी नहीं आया था, तो मैंने कहा वो दोबारा दावा कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट रेमेडी क्या आएगी? वो आएगी एक एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी application for restoration of the suit dismissed due to non prosecution ये देखिए बच्चों, ये कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके अगेंस्ट रेमेडी किया कि उसी कोर्ट को वो एप्लीकेशन दे सकता है कि जज साहब मैं ना मेरी ये मजबूरी थी, बहुत बारिश हो रही थी, मैं इस वजह से नहीं आया, या जैसा मैं बीमार था तो या मेरे कौंसल हाई कोर्ट में एंगेज थे वो नहीं आ सके, तो मेरा दावा जो है वो क्या किया जाए? वो बहाल किया जाए। वो एक क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा। अच्छा, इसी तरह जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी, ये क्या था? डिसमिसल फॉर नॉन, और उसके अगेंस्ट ये आएगा। अब है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई, तो अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट भी अगर कोई बाद में डिफेंडेंट आ गया, जैसे बाद में इधर प्लेंटिफ आ गया था, तो उसने आके क्या किया? रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी, जो कि अभी मैंने आपको लिखनी बतानी है। इसी तरह कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग प्रोसीड कर लिया है, ठीक है, तो अब उसके अगेंस्ट क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर सेटिंग aside ex party proceeding, ठीक है, प्रोसीडिंग डेटेड जो जिस डेट को कोर्ट ने 22/1/2022, यानी कहना ये चाहता हूं कि अगर कोर्ट ने जो है वो उसकी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन जो है अगर डिसमिसल नॉन प्रोसिक्यूशन आ गया, तो कोर्ट में आपने एप्लीकेशन देनी है किसकी? फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, जो कि नॉन प्रोसिक्यूशन की तरफ से। और ये एप्लीकेशन कौन देगा? ये एप्लीकेशन किसकी तरफ आएगी? मूव बाय प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ देगा। और ये कौन देगा? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वाली, मूव बाय डिफेंडेंट। ये भी अभी मैंने लिखना बताना। अच्छा, एक और चीज भी है बच्चों, अब फर्ज करें कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी हो गई, तो अब कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री भी कर दिया। क्या कर दिया?
एक्स पार्टी डिक्री भी कर दिया। अब वो बंदा जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की सिर्फ एप्लीकेशन नहीं देगा, अब वो देगा एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग डेटेड 22/1/2022 एंड एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री डेटेड। ये सारी बात है, ये बात अगली किसी और तारीख पे हुई होगी। लो बच्चों अब बताओ, तो अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग या डिक्री हो जाती है तो उसके अगेंस्ट दो किस्म की एप्लीकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। और अगर वो दावा डिसमिसल इन डिफॉल्ट हुआ है तो फिर उसके लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सूट भी आ सकती है, और वो फ्रेश दावा भी कर सकता है क्योंकि डिफेंडेंट अभी नहीं आया था। अगर डिफेंडेंट आ चुका था फिर वो सिंपल एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सूट देता है। अब मैं वापस चलता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, the defendant and it will be may apply under order A9 rule 13 for an order to set aside the ex parte decree। लो बच्चों, जो एक्स पार्टी डिक्री है उसको जो सेट असाइड करने की जो वो देनी है दरखास्त, वो कौन सी प्रोविजन के तहत देनी है? ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत। ऑर्डर 9 और रूल 13 के तहत जो है वो एप्लीकेशन जो है वो देनी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलता हूँ। For order to the ex parte decree and if satisfied the summons were not duly served or that he was prevented by sufficient court for when it suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree against him on such terms as cost as if think fit and shall appoint a day for proceeding with the suit। बच्चों अब मैं आपको ऑर्डर 9 का क्रक्स बताने लगा हूं, और यकीन जानो मुझे उम्मीद है कि पेपर में ये वाला आपको ऑर्डर आ सकता है, ये वाली बात आ सकती है, मैं बताने लगा हूं। बच्चों नोट करो, नोट ये करना है कि ऑर्डर 9 रूल 13 जो है वो दो ग्राउंड्स बताता है जिसकी बुनियाद पे दरखास्त मंजूर की जा सकती है। अब आप ऑर्डर 9 रूल 2 को सामने रखें। एक ये है, एक ग्राउंड ये है कि डिफेंडेंट यानी एप्लीकेशन का पिटिशनर और या उसको दावे में वो डिफेंडेंट वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और there were unavoidable circumstances due to which he could not appear before court। ठीक है, लो जी, ये दो ग्राउंड दी हुई है किसके अंदर? वो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर। किसको? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और डिक्री को सेटिस्फाइड करवाने के लिए। अब यही बात उसने यहाँ की, उसने कहा द डिफेंडेंट विल बी ऑब्जर्व्ड मे अप्लाई अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री एंड इफ सेटिस्फाइड दैट द समन वर नॉट ड्यूली सर्व्ड और दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री। अच्छा, अब बच्चों मेरी एक बात सुनो, अब मैं आपको ऑर्डर लिखना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? ऑर्डर लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। किसका? ये एप्लीकेशन का। लेकिन मेरी एक बात सुनो, लेकिन एक मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने ना एप्लीकेशन का कोई भी एप्लीकेशन लिखने का स्पेसिमन दिया हुआ है। जरा आप गूगल ड्राइव के ऊपर जाएं, वैसे तो मैं इधर भी आपको वो स्पेसिमन जो है वो दे दूंगा, ठीक है। आप गूगल ड्राइव के ऊपर जाएं और यहाँ पे लिखें जरा स्पेसिमन। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन, ऑल स्पेसिमन ऑर्डर्स, स्पेसिमन और स्पेसिमन कलंदरा, ठीक है, और स्पेसिमन हाउ इधर आना चाहिए। चलिए मैं इस तरह करके लिखता हूँ, हाउ टू डिसाइड। इधर देखिए, हाउ टू डिसाइड एन एप्लीकेशन आ गया ना, ये वाला, ठीक है। और ये ले, इसको मैं खोलता हूँ। अब बच्चों देखो, मैंने आपको पूरा ना, अब आप इसका प्रिंट ले लो, ठीक है। अब जरा ये देखिएगा इधर कि आपने क्या करना है कि अब ये देखें बेटा, ऑर्डर बाय डिसाइडिंग एंड किसी भी दरखास्त का फैसला करने से पहले टाइटल ऑफ द कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर बाबर नदीम, सिविल जज फर्स्ट क्लास भावलपुर, नेचर ऑफ द सूट फॉर डिक्लेरेशन, टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन यानी आप सॉरी टाइटल ऑफ द केस में क्या लिखेंगे? मोहम्मद अकरम वर्सेस मोहम्मद
अजमल। सूट फॉर, नेचर ऑफ सूट में क्या लिखेंगे? सूट फॉर, ये देखिए मैं इस तरह का आप करेंगे इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर बाबर नदीम सिविल जज फर्स्ट क्लास हाउ टू। ठीक है, आगे इस तरह स्पेस देके, इस तरह स्पेस देके अब आप लिखेंगे मोहम्मद अकरम वर्सेस मोहम्मद अशरफ। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी बोल्ड करते हैं, ये आ गया टाइटल। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे जी? अच्छा, उसके बाद आप दावे का टाइटल देते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर कंट्रोल। ये इस तरह करके आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बेशक स्पेस भी दे दें। अब लिखिए आप एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी proceeding and dated 22/1/2022 and ex parte judgment and decree dated 22/2022। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद पढ़े। अच्छा, आज इसी तरह ऑर्डर लिखना है, डेट लिखनी है, हाजिरी लगानी है। अब इस तरह से करके प्रिसाइजली और कन्वर्सली करके उनके वो लिखने हैं कि वो क्या कहते हैं। मसलन मैं अब लिखता हूँ वो क्या कहते हैं, इसी तरह ऑर्डर लिख के और आप लिख लेंगे। अब मैं लिखता हूँ प्रिसाइजली अबाउट कैप्शन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी proceeding and dated 22/1/2022 and ex parte judgment and decree dated 22/2022। ठीक है, has been moved with the assertion, with the contention that on bias that from 22/1/2022 till 22/2022 printed sorry, इसमें ये लिखेंगे has been moved with the contention that uh, that the address of the defendant in the complaint has been wrongly mentioned, due to which defendant could not appear before court to defend the suit. Hence, the application with the prayer to set aside ex parte proceeding and ex parte proceeding dated 22/1/2022 and ex parte judgment and decree dated 22/2022। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब देखिए दूसरा क्या, कन्वर्सली रिस्पोंडेंट प्लेंटिव वेहीमेंटली अपोज द सेट एप्लीकेशन विद द कंटेंशन दैट। ठीक है, अच्छा जी, कन्वर्सली अब लिखेंगे रिस्पोंडेंट लीग काउंसिल और रिस्पोंडेंट लीग प्लेंटिव। ठीक है, अच्छा वेहीमेंटली अपोज सेट एप्लीकेशन by submitting the written reply। ठीक है, with the या इस तरह का है through
return reply of said application with the intention that printing was duly served and he, he, he was fully aware of the he was fully aware implementing the suit he had intentionally not appeared before court hence reads above the application may finally be set aside dismiss प्लेंटिफ कहता है कि इसकी एप्लीकेशन खारिज कर दें अब आप लिखिए इधर अब लिखें आर्गुमेंट्स हार्ड रिकॉर्ड कंसल्टेड अब ठीक है अब मैं फैसला करने लगा ठीक है अच्छा जी मैं कहता हूँ CNIC of the defendant petitioner obliges defendant ठीक है is annexed to the present application for setting aside ex parte judgment and decree dated 22/2/2022 ठीक है setting aside ex parte proceeding dated 22/2022 and ex parte decree dated 22/2022 ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट सेटिंग साइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग डेटेड ये चलिए wherein plaintiff's address mentioned address is entirely different from the address mentioned by the petitioner in the original plaint of the suit ठीक है plaintiff mentioned wherein plaintiff mentioned resident mentioned by the petitioner in the original plaint of the suit so this court is of the view that petitioner obliges not duly served hence application is hereby accepted ठीक है now further proceeding will be conducted in the main suit instant लो बच्चों देखो मैंने कहा कि वो उसी तरह एप्लीकेशन लिखनी है ठीक है तो मैंने कहा कि फैक्ट्स नहीं है कि वो कहता है जी कि मेरा एड्रेस सही नहीं लिखा जिस वजह से मुझे ड्यूरी सर्विस नहीं हुई डिफेंडेंट कहता नहीं इसकी सही सर्विस हुई है मैंने रीज़न ये दिया है कि मैंने कहा है कि उसका CNAC लगा हुआ है उसमें उसका जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है वो जो दावे में जो उसकी रिटन स्टेटमेंट है सॉरी सो दिस कोर्ट इज mentioned in the is entirely different mentioned
एड्रेस मेंशन बाय द पिटिशनर इन ओरिजिनल प्रिंट, यानी ओरिजिनल प्रिंट में उसने उसको जो मुद्दाले बना के एड्रेस लिखा है उससे डिफरेंट है। सो दिस कोर्ट इज विद एप्लीकेशन वाज नॉट ड्यूली, तो कोर्ट की समझ थी कि वो ड्यूली सर्व नहीं हुआ, उसका एड्रेस जो था वो मुनासिब नहीं लिखा था, लिहाजा इंस्टेंट एप्लीकेशन इज हियर बाय एक्सेप्टेड, दरखास्त मंजूर की जाती है। नाउ फर्दर प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड इन द मेन सूट, और अब असल कार्रवाई जो है वो मेन सूट में होगी। अब आप कैप्शन एप्लीकेशन एज वेल एज ऑर्डर बी नेक्स्ट विद बी, तो ये दरखास्त क्या हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी, और मेन जो दावा है उसमें क्या चल निकलेगा, वो कार्रवाई चल निकलेगी। तो बच्चों मैंने आपको बस एक बात बताई है कि ये आप ये देखें, फिर आगे ये एप्लीकेशन आई भी हुई है, एक क्वेश्चन फिर हमने अटेम्प्ट किया हुआ है बकायदा ना, कि किस तरह से जो है वो लिखनी है, तो आप इसको भी जो है वो कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। तो लेक्चर लंबा हो गया जैसा कि मैंने कहा था, और अब आपने नहीं सुनना है, नहीं मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। if then someone was not duly served or that he was prevented by any subject from appearing when the suit was called on for hearing, इसका ये था कि I was abroad ड्यू टू विच आई कुड नॉट अपीयर, ठीक है, मुझे कोई समन नहीं मिला, मैं बाहर के मुल्क था, ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, या वो ये कह सकता है सर लॉकडाउन की वजह से मैं घर से नहीं निकल सका, तो ये हो जाएगा देयर वर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ऑन टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट उसको हरजाना भी कर सकता है कि दिस एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू कॉस्ट ₹200, ठीक है। हाउएवर नो एक्स पार्टी डिक्री शैल बी सेट असाइड merely on the ground of an irregularity in the service of the summons if the court is satisfied for reason to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing in sufficient time in to appear on date and answer the claim, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर कोर्ट को पता था, अगर कोर्ट को पता था कि जो है वो के कोर्ट को तसल्ली की इसकी तो तलबी हो गई थी, फिर छोटी मोटी जो है उसमें समन में अगर कोई रेगुलरिटी भी है तो कोर्ट उसकी बुनियाद पे वो एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर देगा। मसलन मैं अब एक लिखता हूँ, मैं अब एक डिग्री वो करने लगा हूँ, क्या कहते हैं, अब मैं यही एप्लीकेशन डिसमिस करने लगा हूँ फैक्ट्स लिख के ना। देखिए मैं लिखता हूँ, अच्छा जी, ओरिजिनल फाइल पे रूल्स, ओरिजिनल फाइल कौन सी भला बच्चों, वो जो दावा था जो डिग्री हुआ था, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट रिफ्लेक्ट्स दैट क्या रिफ्लेक्ट होता है, दैट प्रेजेंट पिटिशनर वाज duly served through process server, यानी वो जो उसकी तलबी हुई थी ना, उसकी तलबी हुई थी उसमें उसका जो था वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एड्रेस भी ठीक लिखा और उसमें उसकी सर्विस हुई है, ठीक है। फर्दर सिग्नेचर ऑफ द petitioner believe defendant are also available on the report of process server, और फिर उसके ऊपर वो भी हैं, ठीक है। सो court is fully aware of the fact that defendant was that petitioner believed defendant was fully served, but he has intentionally not appeared before this court. So petitioner's application for setting aside ex parte proceeding and decree is hereby dismissed. और मैंने उसकी एप्लीकेशन जो है उसको ही उड़ा दिया ये लिख के कि उसको सारा पता था, और उसकी ये साल्तन तमील जो है वो रिकॉर्ड के अंदर क्या है वो लगी हुई है, ठीक है। कुछ चीज देखो यहाँ पे ना, वो एक चीज कह रहा है आखिर पे कि सेक्शन 164 आर्टिकल 164 और 181 ऑफ शेड्यूल, ठीक है, और सेक्शन 5 आर्टिकल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अच्छा ये क्या चीज है, देखो बच्चों
सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री जो है उसकी जो लिमिटेशन है वो कहाँ पे दी हुई है, वो दी हुई है आर्टिकल 184 में। किस पर दी हुई है? और वो शायद ये है कि जो मसलन जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन है वो है आर्टिकल 164। बच्चों ये कानूनी शहादत आर्डर है और इसका आर्टिकल 164 है। वो कहता है कि अगर एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री को सेट असाइड करवाना है तो कितने दिनों में आना है? 30 दिनों में। और वो 30 दिन कहाँ से शुरू होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री or where the summon was not duly served when the application has knowledge of the decree। ठीक है, तो या वो डेट ऑफ डिक्री से उसके शुरू होंगे या जहां उसको समन का नॉलेज हो गया था वहां पे वो उसका सर व्हेन द एप्लीकेंट हैज नॉलेज ऑफ द डिक्री। ठीक है, यानी डेट ऑफ डिक्री और वे समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड when the applicant has knowledge of the decree the date of ये ना वाजे नहीं हो रहा। एनी हाउ आर्टिकल 164 और दूसरा था 181। ठीक है, अच्छा ये है जिसकी कोई ओमनीबस प्रोविजन, जहां किसी एप्लीकेशन की कोई प्रोविजन ना दी हो तो आर्टिकल 181 है, वो बात करता है 3 इयर्स की। तो एक एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री को तो सेटिस्फाइड करने की है वो क्या भला प्रोविजन है क्या कि वो जो हमने आर्टिकल 164 पढ़ा है कि 30 दिनों में आओ एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड करवाने के लिए। लेकिन अगर आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेटिस्फाइड करने आ रहे हैं तो फिर आपको कितने दिनों में आना होगा? आपको 3 सालों के अंदर अंदर जो है वो आना होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अगर कोई बंदा 1 माह के बाद या 3 साल के बाद आता है तो अब फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, इसमें वो कहता है कि जो है वो आप उसको जो है वो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जो है वो साथ जो है वो लगाएगा। अच्छा, इसको कैसे आप डिसाइड करोगे पेपर में? देखें, मैं ऑपरेटिव पार्ट लिखने लगा हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, ट्रांसपायर्स दैट X party judgment and decree was made on 1/1/2022, whereas instant application for setting aside X party proceeding and judgment and decree been made on, ठीक है, 1/3/2022। ठीक है, आगे ये है ID आफ्टर ये कितने बने जी? आफ्टर 60 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्स पार्टी जजमेंट and decree। ठीक है, now as per article 164 of limitation act 1908 and application for setting aside X party judgment and decree can be moved within 30 days। ठीक है, so further petitioner has not moved application under section 5 of the Limitation Act for condonation of delay। ठीक है, in the said circumstances this court is of the view that
above mentioned application is hopelessly time bar so same is hereby dismissed। लो बच्चों, ये मैंने लिमिटेशन के ऊपर आपको जो है वो ऑर्डर लिख के जो है वो मैंने दिखाया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, अब वापस आता हूँ। Attention is drawn to Order A9 Rule 7, which lays down the procedure for setting aside ex parte proceeding when the hearing of the suit has been adjourned ex parte but no ex parte decree has been passed। वो मैंने आपको कहा था ना, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी कर सकता है और एक्स पार्टी वो क्या कहते हैं डिग्री भी जारी कर सकता है, लेकिन यूजली कोर्ट सिर्फ क्या करती है, एक डेट पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ही जारी करती है। तो ये जो ऑर्डर 7 है सेटिंग असाइड एक्स पार्टी, यानी देखिए अगर किसी शख्स ने एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मूव की है, ठीक है, तो उसकी प्रोविजन क्या है, ऑर्डर 9 और रूल 7। वो क्या है, ऑर्डर 9 रूल 7, ठीक है। और अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग एंड एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री है, तो उसकी प्रोविजन कितनी है, ऑर्डर 9 रूल 9। अच्छा, और ये जो थी एप्लीकेशन और वो क्या कहते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन अगर खारिज हो गया है, तो इसकी प्रोविजन थी ऑर्डर 9 और रूल 3 CPC। अच्छा, ये तो वो था ना जब कोई भी नहीं आया, एक है डिसमिसल फॉर नॉन prosecution when defendant was present, ठीक है। तो ये है ऑर्डर 9 और ये है आई थिंक रूल 6, देख लीजिएगा रूल 6 या रूल 8 है, ठीक है, रूल 7 है शायद, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में फर्क क्या है, ये है डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन व्हेन when none of the plaintiff or defendant was present in the court। तो समझ आ गई आपको मेरी बात की, वो नॉन प्रोसिक्यूशन उस वक्त है जब दोनों में से कोई नहीं है, और एक डिसमिसल का ऑर्डर होगा जब क्या होगा, जब डिफेंडेंट हाजिर आएगा लेकिन प्लेंटिफ हाजिर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। एक दफ़ा फिर आपको समझाता हूँ, शायद मैंने कुछ आपको कंफ्यूज कर दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक होता है नॉन प्रोसिक्यूशन, एक होता है प्रोसिक्यूशन, एक होता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक होता है एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। अच्छा, अब ये जो नॉन प्रोसिक्यूशन है, ये जो है ये इसकी 2 रीजंस हो सकती हैं कि व्हेन डिफेंडेंट वाज अपीयर्ड। अच्छा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और इसके अगेंस्ट जो रेमेडी आएगी वो क्या आएगी, इसके अगेंस्ट जो रेमेडी आएगी वो आएगी एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, ठीक है। और जो ये होगी क्या कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और जो ये होगी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, इसको होगी एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। और जो एक्स पार्टी डिक्री होगी इसके अगेंस्ट जो रेमेडी आएगी वो आएगी क्या बोला, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग एंड
जजमेंट एंड डिग्री। जी बच्चों बोलो, समझ आ गई आपको? तो ये 3 वो कैटेगरीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ वापस। अच्छा जी, बाकी आप प्रोविजन होता देख लेंगे। अटेंशन इज ड्रॉन टू ऑर्डर 7 रूल 2 which lay down the procedure when the parties or any of them fail to appear at the adjourned hearing। अच्छा, ये जो प्रोविजन है बेटा, दोनों में फर्क करो। एक है ऑर्डर 17 रूल 2, एक है ऑर्डर 9 रूल 7। ऑर्डर 17 रूल ऑर्डर 9 रूल 7 तब लगेगा जब डिफेंडेंट को बुलाया हुआ था लेकिन वो नहीं आया, ठीक है। ये सॉरी, ऑर्डर 9 रूल 7 नहीं, ऑर्डर 9 तब अप्लाई होता है जब प्लेंटिव पार्टीज ने फर्स्ट टाइम पेश होना हो, लेकिन ऑर्डर 17 रूल 2 तब लगता है जब पार्टीज एक दफा कोर्ट पे पेश हो रही हो लेकिन अर्जेंट डेट के ऊपर वो कोर्ट में जो है वो पेश ना हो, ठीक है। Down the process when the parties or any of them fail to appear at the urgent date, ठीक है। दोनों में फर्क समझ आ गया। आगे है डिफॉल्ट बाय प्लेंटिफ। मेरा ख्याल है लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना, वरना फिर आप लोगों ने जो है इसको पढ़ना नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।